गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर इस अपने केपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और उनके विचारों को पढ़ना शुरू किया था, जिसके अंदर हमने प्लेटो के बारे में अध्ययन किया था। प्लेटो के बारे में अध्ययन किया था। प्लेटो के जीवन परिचय को पढ़ते हुए प्लेटो के जो भी राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करते हैं। वो रहेगा अरस्तु। ठीक है ना। हम जो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विचार पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज हम शुरुआत करते हैं अरस्तु। कौन था अरस्तु, कहां उसका जन्म हुआ और राजनीति विज्ञान के अंदर उसकी क्या देन है, इन सब बातों के ऊपर आज गहनता से विचार करेंगे। जी हां, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वैसे राजनीति विज्ञान के अंदर राजनीति विज्ञान के हर एक क्षेत्र का अलग अलग जनक माना जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का अलग जनक होता है, मध्यकालीन राजनीति विज्ञान का अलग जनक है। वैसे के वैसे अलग अलग जनक हैं, मगर ऑल ओवर पूरी की पूरी राजनीति विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस जो है उसका जो जनक है वो कौन माना जाता है? वो माना जाता है अरस्तु। वो कौन माना जाता है? अरस्तु। अरस्तु से पहले हमने प्लेटो को पढ़ा था। तो प्लेटो के अंदर हमने देखा था कि प्लेटो का जो दर्शन था या प्लेटो का जो राजनीति विज्ञान था वो दर्शन का ही एक पात्र दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था, एक पार्ट था दर्शन शास्त्र का। और दर्शन शास्त्र के एक पार्ट के रूप में ही प्लेटो ने अपनी बातें बताई थी। प्लेटो ने अपने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंदर कल्पनात्मकता बहुत थी। प्लेटो का जो अध्ययन था राजनीति विज्ञान के बारे में, उन बातों के अंदर कल्पनाएं बहुत थी, उनके अंदर आदर्शवादिता बहुत थी। मगर उनकी तुलना में अरस्तु का जो अध्ययन था वो सटीक था, तर्क पर आधारित था और उसके अंदर यथार्थवादिता ज्यादा देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलती है, थोड़ी सी बात करते हैं। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की शुरुआत अरस्तु से ही मानी जाती है। देखो, पश्चिमी जगत के अंदर, पाश्चात्य जगत के अंदर राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत मानी जाती है वो किनसे मानी जाती है? अरस्तु से मानी जाती है। अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, किंतु उनका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित था। वह कल्पना लोक में खोया रहता था। अरस्तु से पहले प्लेटो ने राजनीति विज्ञान के ऊपर बात की थी, मगर प्लेटो की जो बातें थी, उनका जो ज्ञान था वो कल्पनाओं पर आधारित था। वो कल्पना लोक में ही खोया रहता था। जो बातें प्लेटो ने बताई थी, चाहे साम्यवाद के ऊपर बताओ, चाहे शिक्षा के ऊपर बताओ, या फिर दार्शनिक राजा के ऊपर बताओ, वो चीजें या फिर उसका आदर्श राज्य हो, वो चीजें असल जीवन के अंदर संभव नहीं थी, असल जीवन में संभव नहीं थी। राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का कार्य अरस्तु के द्वारा किया गया था। अरस्तु को निम्न कारणों से राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित
ठीक है ना। स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करने में अरस्तु का महत्वपूर्ण योगदान था। अरस्तु ही वो व्यक्ति था जिसने राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसको परिभाषित किया और उसको जनता के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इस वजह से क्या है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। बात करते हैं अरस्तु की। अरस्तु जो था उसका विषय के प्रति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, अरस्तु का जो राजनीति विज्ञान नामक विषय के प्रति जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। अर्थात उनके अंदर, उनकी बातों के अंदर सटीकता थी, तर्क थे, ठीक है ना, फैक्ट थे। उनकी बातों के अंदर कल्पनाएं नहीं थी, अंधविश्वास नहीं थे। इस वजह से राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। पॉलिटिक्स की रचना से पूर्व अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था तथा उसे इतिहास का अधिकार पूर्ण ज्ञान था। अरस्तु ने जो बातें की थी वो तथ्यात्मक बातें या फिर मनगढ़ंत बातें नहीं थी। अरस्तु ने अपनी पुस्तक, ठीक है ना, पॉलिटिक्स, जो कि उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत सारे भागों के अंदर बटी हुई है, उस पॉलिटिक्स को लिखने से पहले 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। और 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने जो है अपना एक विस्तृत अध्ययन या अपना एक विस्तृत बात जो है सामने रखी थी। दूसरी बात आती है राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना। पॉलिटिकल साइंस को एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करने में अरस्तु का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि अरस्तु के पहले के जो भी विद्वान थे वो क्या करते थे, उन्होंने राजनीति विज्ञान को, अरस्तु के पहले के जितने भी विद्वान थे उन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में, दर्शन शास्त्र के एक भाग के रूप में ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया था। मगर अरस्तु ही वो विद्वान था, उसने क्या किया, राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप का स्वरूप प्रदान किया, एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसको क्या किया, सामने लाया। ठीक है ना। यथार्थवादी विचारक, अरस्तु जो विचारक था, कैसा विचारक था, यथार्थवादी विचारक था। यथार्थवादी विचारक कैसे था, क्योंकि अरस्तु की जो भी बातें थी उनके अंदर, अरस्तु की बातों के अंदर इसकी आदर्शवादिता की, कल्पनाओं की कमी देखने को मिलती है। अरस्तु जो भी बातें करना है वो फैक्ट के आधार पर बात कर रहा है। क्या कहा है, कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्य भारत का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। कन्फ्यूशियस के बाद जो है ना, अरस्तु क्या था, मध्य भारत का और सामान्य ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। यथार्थवादिता के कारण ही अरस्तु संपत्ति के साम्यवाद, पत्नियों के साम्यवाद, दार्शनिक राजा के शासन जैसी धारणाओं को प्रतिपादित नहीं करते हैं। यानी कि अरस्तु के अंदर, अरस्तु यथार्थवादिता पे, वास्तविक जीवन पे जीता था। अतः उसने जो प्लेटो के समान, जो प्लेटो ने बातें की थी ना, दार्शनिक राजा, यानी कि एक अच्छे आदर्श राज्य के निर्माण के लिए दार्शनिकों को राजा बना दो और जो शासक हैं उनको पत्नी और संपत्ति का साम्यवाद, इस प्रकार की जो धारणाएं थी, ऐसी जो मनगढ़ंत बातें थी, ऐसी जो कल्पनाएं थी, वो अरस्तु नहीं करता है। बल्कि अरस्तु जो भी बात करता है, सटीक बात करता है, तथ्यों पे आधारित, फैक्ट पर आधारित बात करता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इनके बारे में हमने बात की। और कुछ बात करते हैं अरस्तु की आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी वो कैसी अध्ययन पद्धति थी, अरस्तु की अध्ययन पद्धति थी तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके उन सब संविधानों के बीच में तुलना करके जो है
आगमनात्मक पद्धति अपनी जो है सामने दी थी, जिस वजह से, और ये जो पद्धति है वो विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है, विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। इस वजह से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु राज्य के पूर्व सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण प्रस्तुत करता है। अरस्तु क्या करता है कि जो राज्य का जो सिद्धांत है उनका पूर्ण सिद्धांत तथा क्रमबद्ध निरूपण प्रस्तुत करता है। क्रमबद्धता उनके अध्ययन के अंदर है। प्लेटो ने जो भी बातें की, कहीं पे कुछ लिख रहा है, कहीं पे कुछ लिख रहा है, अलग कहीं पे तो उनकी ही बातों के अंदर आपस में उनका विरोधाभास देखने को मिलता है। मगर अरस्तु की जो बातें थी, अरस्तु की बातों के अंदर क्रमबद्धता थी। अरस्तु की बातों के अंदर व्यवस्थित थी, ठीक है ना, एक जो है तरीका था उनके अंदर। इस वजह से क्या कहा जाता है कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का अरस्तु को जनक कहा जाता है। अरस्तु सरकार के अंगों का निरूपण करता है। अरस्तु क्या करता है, सरकार को विभिन्न अंगों के अंदर बांटता है, चाहे वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था रूपिका के रूप में हो, या फिर सरकार के जो कुछ अंग होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है। इस प्रकार से अरस्तु कहता है कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सत्ता है उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शासन करने की जो शक्ति है वो उनके जो केंद्र हैं एक से अधिक होने चाहिए। एक केंद्र के अलावा और भी संघ एवं राज्य होने चाहिए और सारे मिलकर के क्या करें, राज्य की शासन करने की शक्ति को चलाए। यानी कि सत्ता है वो एक से अधिक केंद्रों के अंदर होनी चाहिए। वो ये जो प्रमुख विशेषता थी वो किनकी थी, ये अरस्तु की। अरस्तु ने ही सरकार के अंगों के बारे में बताया था। इस वजह से अरस्तु को क्या कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करता है। अरस्तु राज्य के अंदर सर्वोच्च किसको मानता है, अरस्तु राज्य के अंदर सर्वोच्च मानता है, कानून को मानता है। सर्वोच्च वो किसको मानता है, संविधान को मानता है। अरस्तु को जब संविधान के बारे में बात की गई तो अरस्तु ने अपना संविधान देने से पहले क्या किया था, 158 देशों का जो संविधान था ना, इन 58 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में, ठीक है ना, तुलना की और तुलना करके क्या है, उन सब अध्ययनों का जो सार रूप है ना वो अपनी पुस्तक के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर दिया था, ठीक है ना। और इनके अंदर वो ये मानता है कि राज्य के अंदर जो सर्वोच्च होता है वो कौन होता है, कानून सर्वोच्च होता है, संविधान सर्वोच्च होता है। सरकार को कानून एवं संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। अरस्तु राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करता है। देखो क्या है, चाहे कितनी भी बड़ी संस्था हो, राजनीतिक संस्था हो, ठीक है ना, सामाजिक संस्था हो, जब तक आर्थिक रूप से वो संस्था मजबूत नहीं है तब तक उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अर्थात राज्य की हर एक संस्था को अरस्तु क्या करता है, आर्थिक आधार प्रदान करता है। समाज के अंदर कार्य करने वाली संस्था है तो उसके लिए भी आर्थिक आधार जरूरी है। अर्थ के आधार, उसके लिए भी क्या है, आर्थिक आधार जरूरी है। अर्थ के बिना जो है उस सत्ता का संचालन ज्यादा अच्छी प्रकार से नहीं हो सकता है। इन सभी कारणों से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये सभी इतने ये जो कारण थे, ठीक है ना, क्या कारण थे अरस्तु का विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करने में अरस्तु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरस्तु का जो अध्ययन था वो यथार्थवादी अध्ययन था, ठीक है ना, यथार्थवादी विचारक था। अरस्तु की आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति थी। अरस्तु राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण प्रस्तुत करता है। अरस्तु सरकार के अंगों का निरूपण करता है। अरस्तु कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करता है। अरस्तु राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करता है। इन सभी कारणों से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु का जीवन परिचय। अरस्तु का कब जन्म हुआ, क्या जीवन परिचय था, थोड़ा सा अरस्तु के जीवन के बारे में बात करते हैं। देखो क्या है, अरस्तु का जो जन्म हुआ था वो हुआ था
मकदूनिया के अंदर स्टेजिरा के तट पर, ठीक है ना। अरस्तु क्यों प्रसिद्ध है विश्व के अंदर? अरस्तु महान राजनीति विज्ञान के प्रथम विचारक या महान विचारक सुकरात के शिष्य प्लेटो, तो प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो प्लेटो के विद्यालय के अंदर हुई थी। और विश्व विजेता शासक, ठीक है ना, हाँ, मकदूनिया का वो शासक जिसने पूरे विश्व को जो है अपनी घोड़ों के तले, घोड़ों के जो पैर होते हैं ना, उनके नीचे जो है रौंद के रख दिया था। पूरे विश्व के ऊपर अपना परचम लहराने वाले महान शासक सिकंदर महान का जो गुरु था वो अरस्तु था। सिकंदर की जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई थी एवं उनकी जो सारी की सारी शिक्षा दीक्षा हुई थी वो अरस्तु के पास हुई थी, ठीक है ना। यानी कि अरस्तु के बारे में कहते हैं ना कि जिस प्रकार से भारत के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने के अंदर चाणक्य का महान योगदान था, उसी प्रकार से उस सिकंदर को बनाने में अरस्तु का महान योगदान था। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा चाणक्य के द्वारा हुई थी, उसी प्रकार से सिकंदर की जो शिक्षा दीक्षा थी वो अरस्तु के द्वारा हुई थी। अरस्तु के जीवन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया यानी कि मकदूनिया के स्टेजिरा नामक नगर में हुआ था। स्टेजिरा नाम का जो नगर था मैसिडोनिया का, मकदूनिया का, वहां पर क्या हुआ था? अरस्तु का जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 322 ईस्वी के पूर्व हुई थी। अरस्तु की मृत्यु कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व के लगभग इनकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार अरस्तु प्लेटो से लगभग 43 वर्ष छोटा था। अरस्तु प्लेटो से 43 वर्ष छोटा था, ठीक है ना, 43 ईयर लगभग छोटा था। देखो क्या होता है, हाँ, उन्हें प्लेटो के सबसे मेधावी शिष्यों में गिना जाता था। विश्व विजेता कहलाने वाला सिकंदर अरस्तु का ही शिष्य था। विश्व विजेता जो सिकंदर था वो किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। देखो अरस्तु क्या होता है, अरस्तु जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसकी शुरुआती शिक्षा हो जाती है, उसके बाद में वो अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए यहाँ यूनान आता है, ठीक है ना। उनका जन्म तो यहाँ पे हुआ था मैसिडोनिया के अंदर। अब वो क्या आता है? यूनान आता है, एथेंस के अंदर आता है और वहां पर आ करके प्लेटो के विद्यालय के अंदर वो एडमिशन लेता है। प्लेटो के विद्यालय के अंदर वो 20 वर्ष तक पढ़ाई करता है। उसी दौरान क्या होता है, वो उस कॉलेज का, उस अकेडमी का, प्लेटो की अकेडमी जो थी ना, उस अकेडमी का सबसे मेधावी छात्र था, सबसे इंटेलिजेंट बंदा था। उसने उस अकेडमी को आगे बढ़ाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। होता क्या है, ये लगभग फिक्स हो चुका था कि प्लेटो की मृत्यु के बाद में वो अरस्तु उसी एकेडमी के अंदर शिक्षा का कार्य करने लगा। बाद में वो क्या करने लगा? शिक्षा का कार्य करने लगा, वहीं पे पढ़ाता था। तो फिक्स हो गया था कि अरस्तु की मृत्यु के बाद, प्लेटो की मृत्यु के बाद में अरस्तु वहां का जो है प्रधान बनेगा। मगर होता क्या, एक बार फिर जो है योग्यता के ऊपर भाई भतीजावाद हावी रहता है और अरस्तु की जगह पर जो प्लेटो का भतीजा था उसको बना दिया जाता है वहां का प्रधान उस एकेडमी का। इससे जो है अरस्तु नाराज हो जाता है, अरस्तु को बुरा लगता है और अरस्तु वहां से छोड़ करके कहा है आ जाता है, ठीक है। और वो बाहर आता है, वहां पर आने के बाद में उनका विवाह होता है। फिर उनके जो इनके जो पिता थे, ठीक है ना, सिकंदर के जो पिता थे वो उनको बुलाते हैं, वो मकदूनिया जाता है और वहां पर जाकर के सिकंदर की शिक्षा दीक्षा देता है। और बाद में जब सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए, विश्व के ऊपर जो है राज करने के लिए निकल जाता है, तब वो वापस एथेंस आ जाते हैं और एथेंस के अंदर आकर के अपनी वापस खुद की अकेडमी शुरुआत करते हैं और वहां पे जो है अपने विचारों का प्रदर्शन करते हैं। अरस्तु नेप्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना की। अरस्तु ने किसकी की थी? नेप्लेटोनिक स्कूल, ये भी उसने यूनान के अंदर ही की थी और जिसके अंदर प्लेटोवाद की स्थापना की। अरस्तु की गिनती उन महान दार्शनिकों में होती है जो पहले इस तरह के व्यक्ति थे और परंपराओं पर भरोसा न कर किसी
किसी भी घटना की जांच के बाद ये किसी नतीजे पर पहुंचते थे। 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। देखो क्या था, अब तक जो शासन व्यवस्था चल रही थी, अब तक राज्यों के अंदर जिसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा था वो क्या था, परंपरा, परंपरा और रिवाज। यानी कि अरस्तु का जन्म अब नहीं हो रहा है, 322 ईसा पूर्व में हो रहा है और अभी चल रहा है लगभग 2600 ईस्वी, यानी कि 2700 साढ़े 2700 साल पहले की बात है। तो 2700 साढ़े 2700 पहले क्या वर्ष पहले क्या था, समाज के अंदर परंपराओं का, रिवाजों का और जो प्रथाएं चली आ रही उनका महत्वपूर्ण योगदान था। लोग जो हैं कई प्रकार की भ्रांतियों और कल्पनाओं में रहते थे। अरस्तु पहला व्यक्ति था जिसने इन परंपराओं और रिवाजों का क्या किया, विरोध किया और उसने बताया कि जब तक किसी भी घटना की जांच नहीं हो जाती, ठीक है ना, सत्यता क्या है, सत्यता के आधार पर जो की बात उसने की थी। अरस्तु की रचनाएं, अरस्तु ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। अरस्तु का लगभग समस्त जीवन अध्ययन और अध्यापन में ही व्यतीत हुआ था। यही कारण है कि उसे ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। ज्ञान का विश्वकोश, ज्ञान का विश्वकोश किसे कहा जाता है, अरस्तु को, ठीक है ना। उनका प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार था, उसके मुख्य ग्रंथ निम्नलिखित थे। देखो अरस्तु के लिए एक और बात है, राजनीति विज्ञान हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी हो, सारे विषयों के अंदर, हिस्ट्री हो, अर्थशास्त्र हो, सब विषयों के अंदर अरस्तु की पुस्तकें और सब विषयों के अंदर अरस्तु को पढ़ा जाता है, क्योंकि अरस्तु का सब विषयों के ऊपर समान अधिकार था। अरस्तु की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जिसके अंदर सबसे प्रमुख और मेन पुस्तक तो कौन सी है, पॉलिटिक्स, ठीक है, जो 8 भागों के अंदर बटी हुई है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान, इथिक्स, रिटोरिक्स, इंटरप्रेटेशंस, मेट्रोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, मेटाफिजिक्स और द टॉपिक्स, ये प्रमुख क्या थी, अरस्तु की रचनाएं थी, अरस्तु की पुस्तकें थी। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है, तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति के बारे में हमने वैसे तो आगे पढ़ लिया है कि अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी वो कैसी थी। अरस्तु की अध्ययन पद्धति थी वो थी आगमनात्मक अध्ययन पद्धति, या फिर अपन कह सकते हैं तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। अरस्तु ने अपने शुरुआती जीवन के अंदर 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में अपनी एक नई अध्ययन पद्धति की शुरुआत की थी, ठीक है। तो अरस्तु की जो पद्धति, अरस्तु की अध्ययन पद्धति प्लेटो से नितांत भिन्न है। देखो प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वो कैसी थी, वो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति थी, आदर्शवादी पद्धति थी, दर्शन पर आधारित पद्धति थी। मगर अरस्तु की जो पद्धति थी वो यथार्थवादी थी, आगमनात्मक थी, तुलनात्मक थी, जो फैक्ट के आधार पर थी। आदर्श राज्य तथा उनकी संस्थाओं की रचना करने में प्लेटो ने कल्पना प्रधान पद्धति को अपनाया था। प्लेटो ने किस प्रकार की पद्धति को अपनाया था, कल्पना प्रधान। कल्पना उनके अंदर ज्यादा थी, ठीक है ना, जिसमें पर्यवेक्षण और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए कोई स्थान नहीं था। पर्यवेक्षण, जांच, इन सब चीजों को उन प्लेटो की अध्ययन पद्धति में कोई स्थान नहीं था। किंतु अरस्तु के वैज्ञानिक अध्ययन ने उसमें तथ्यों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया था। मगर अरस्तु की जो अध्यापन पद्धति थी उनके अंदर क्या था, तथ्यों के प्रति प्रेम, ठीक है ना, तथ्यों के प्रति प्रेम। उनकी अध्ययन पद्धति कैसी थी, वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है ना, साइंटिफिक, जांच के बाद में कोई भी निष्कर्ष निकालना। इस कारण उसने अपनी समकालीन और भूतकालीन राजनीतिक संस्थाओं का सावधानी पूर्वक पर्यवेक्षण और अध्ययन किया था, अर्थात 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। इस प्रकार उसकी पद्धति आनुभाविक और आगमनात्मक है। उसकी पद्धति कैसी है, अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है आनुभाविक और आगमनात्मक पद्धति है। वही आनुभाविक तुलना करके अनुभव प्राप्त करना, आगमनात्मक पद्धति उसकी ये पद्धति ऐसी प्रवृत्ति, ऐतिहासिक प्रवृत्ति, दृष्टिकोण, परंपरा प्रेम तथा जनमत का सम्मान करने की तत्परता से निर्धारित हुई है। यथार्थवादी दृष्टिकोण उसकी पद्धति का मूल तत्व है। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति का मूल तत्व है वो क्या है, यथार्थवादी दृष्टिकोण।
और प्लेटो की अध्ययन पद्धति का जो मूल तत्व है वो है आदर्शवादी दृष्टिकोण। तो आज हमने अरस्तु के बारे में थोड़ी सी सामान्य बातें की है। कल से हम अरस्तु के एक एक राजनीतिक विचार को व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।